दिल्ली में चल रहे एआई समिट में विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों और दुनिया के आईटी सेक्टर के दिग्गजों के साथ साथ स्टार्टअप की दुनिया का हर बड़ा चेहरा जिस उत्साह के साथ शामिल हो रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि भारत अब केवल एक बड़ा मार्केट बनकर नहीं रहने वाला है। दरअसल ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल जो डायलॉग चल रहे होते हैं, उसका केंद्र भी भारत बनना चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक बड़ा अच्छा संदेश भी दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को एआई का सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना है, बल्कि एक क्रिएटर बनना है। और इस मकसद को हासिल करने में ऐसी मेजबानी दुनिया भर को एक ठोस संदेश भी देती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि एआई यूजर बनने और एआई क्रिएटर बनने के बीच गहरी खाई है। जहां एक तरफ हमारे पास विशाल डेटा बैंक है, युवाओं की फौज है, वहीं दूसरी तरफ हाई एंड कंप्यूटिंग पावर की कमी है, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट की किल्लत है और डेटा प्राइवेसी के पेचीदा सवाल भी हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों से निपटना भारत के लिए कितना आसान होगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। दरअसल इस बार हम लोग अपने पैनलिस्ट में अलग अलग सेगमेंट के लोगों को बुलाया है, जो सरकार को सुझाव भी देते हैं, सरकार के साथ मिलकर भी काम करते हैं, जो आर्टिफिशियल यानी एआई के इस्तेमाल करके अपना अच्छे प्लेटफॉर्म भी खड़ा किए हैं। सबसे पहले उन लोगों से परिचय करा दूं कि भारत जीपीटी के क्रिएटर और कोरओवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। फिल्म मेकर को एआई का इस्तेमाल करके फिल्म बनाने में मदद करने वाले एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है Koel.ai, उसके सीईओ और मेहुल अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वाधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सीईओ प्रकाश कुमार साहब हैं, जो सरकार के साथ कई मौके पे मिल करके एआई के चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के समय समय काम करते रहते हैं। और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन साहब हैं। और साथ में हमने विशेष तौर से बुलाया वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब को, जो कि आमतौर पर लंदन में रहते हैं, लेकिन इस तरह से एआई समिट में दुनिया भर के दिग्गजों को जोड़ने से दुनिया भर में क्या संदेश जाता है और क्या मैसेज देने की कोशिश हम कर रहे हैं, ये नरेश कौशिक साहब से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले प्रकाश कुमार सर आपसे। ये जो एआई समिट है, आप समिट में गए भी हैं, कई सेशन में वहाँ पे अटेंड भी किए, आपको क्या लगा वहाँ के लोगों से बातचीत करके? किस तरह का एक्साइटमेंट, किस तरह का होप है भारत से एआई के सेगमेंट में? काफी एक्साइटमेंट है। जिस तरह से हर सेक्शन के लोग वहाँ अवेलेबल थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले ही नहीं बल्कि यूजर्स, डेवलपर्स एंड हर तरह के लोग वहाँ आए। और जिस तरह का वहाँ डिस्प्ले है टेक्नोलॉजी का, लोगों ने नया नया क्या काम कर रहे हैं उसकी डिस्प्ले है, और हम उसको कैसे अपने आम जीवन में रोज लगाएं, उसकी बहुत ही अच्छी झलक वहाँ पर दिखाई दी। इसमें एक चीज़ है जो बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि एआई समिट के शुरू में ही पीएम मोदी का जो बयान आया, उनका साफ तौर से फोकस ये था कि एआई को आमतौर पे भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर देखा जाता है। एआई जो मेकर है उनके लिए एक बड़ा मार्केट है भारत, लेकिन हमें सिर्फ मार्केट बनकर नहीं रहना है, हमें एक क्रिएटर बनकर चलना है। तो अलग अलग थीम पे अलग अलग सेशन वहाँ पे निकल कर सामने आए। आपके हिसाब से एआई के मेकर बनने में, हम लोग क्रिएटर बनने में कितने आसान रास्ते पर हैं, या फिर आपको लगता है चुनौतियां भी हैं वहां पे? पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं प्रकाश कुमार साहब। हाँ, देखिए, इसमें कई तरह की चीजें चाहिए होती है, जैसे कंप्यूट चाहिए, डेटा चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की दूसरी सपोर्ट चाहिए। और ये भारत सरकार ने अपने एआई मिशन के अंदर काफी चीजें मुहैया कराई हैं, जैसे कंप्यूट भी अवेलेबल कराया, जिसके लेकर आज एक बहुत बड़ा सा लॉन्च हुआ सर्वम का, जो उन्होंने पहला अपना सोवरेन एलएलएम प्लस एप्लीकेशंस और कई सारी चीजें उसके ऊपर की। डेटा सेट्स की जहां तक बात है, उसमें वो एआई कोर्स बनाया है और उसमें और थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि डेटा में, और जैसा आपने शुरू में कहा था कि प्राइवेसी की चीजें आती हैं, तो हम उसे कैसे एनोनिमाइज करें, कैसे अवेलेबल कराएं, क्योंकि उसी के ऊपर एआई एप्लीकेशंस बनती है। और खास करके जो डेटा सरकार के पास बहुत ज्यादा है, उसको हम कैसे अवेलेबल करा सके स्टार्टअप्स को, ये हमारे लिए थोड़ा और उसमें काम करने की जरूरत है।
इसमें काम करने की ज़रूरत यहाँ पर है। बाकी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, मेहुल मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि आपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो एआई को इस्तेमाल करके फिल्म मेकर्स को हेल्प करता है फिल्म बनाने में। तो जब इस तरह के प्लेटफॉर्म को लेकर के आप आते हैं तो इंडिया कितना रिसेप्टिव आपको दिखता है? इंडिया में किस तरह का माहौल आपने एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली इंडिया काफी रिसेप्टिव है विथ एआई इन प्लेटफॉर्म्स, राइट? आजकल इससे काफी सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस को एआई की इस्तेमाल और एआई का यूज करने में बहुत दिलचस्पी भी है। आई थिंक जो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, हम सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, लेकिन इंडिया में बॉलीवुड में टॉलीवुड में काफी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस टेक्नोलॉजी का, और उस हिसाब से हम काफी यहाँ पे सेल भी करते हैं और बॉलीवुड के साथ काम भी करते हैं। ये इसमें काफ़ी रिसेप्टिव है, काफ़ी काम भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ के आता है कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि एआई की चीज़ें बाहर बन गई हैं, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस थीम की बात हम कर रहे थे कि एआई क्रिएटर के तौर पर भारत उभर कर सामने आएगा, उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या चैलेंजेस हैं मेजर? आई थिंक दो टाइप के चैलेंजेस हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम सैन फ्रांसिस्को बेस्ड हैं। अगर मैं सेम चीज बैंगलोर से कर रहा होता तो इतना मुझे इंटरेस्ट या फिर इतने ओपन एंडेडनेस नहीं रहती कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आई थिंक बिकॉज वी आर बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को, लोगों को अडॉप्ट करने में बड़ा मजा आता है। और सेकंड चीज जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव आपने दिया। एंड सेकंड चीज ये भी है कि अगर मैं इंडिया में बिल्ड कर रहा होता, मेरे पास रिसोर्सेज की अनफॉर्चुनेटली इतना इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, तो ये दिस इज ग्रेट टू बी बिल्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल। ये अपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहा कि एक परसेप्शन है जिसको वहाँ से बैठ के करने पे लोग ज़्यादा इजीली एक्सेस कर लेते हैं। इस पर मैं आगे भी चर्चा करूँगा, लेकिन राजेश रंजन साहब, एक सवाल यहाँ पे निकल कर सामने आता है कि जो भी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं वो बाहर ही क्यों होती हैं? हमारे आईआईटीज़ में क्यों नहीं होती है? हमारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्यों नहीं होती है? तो ये परसेप्शन है या फिर वाकई सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई चीज़ें जो हैं जो आईटी से निकल के जाती है, और इनफैक्ट आप जो बातें कर रहे हैं, जो आज भी चाहे वो गूगल के सीईओ हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हों, तो वो भारतीय ही हैं। उनको एक वहाँ पे एक वातावरण मिला जिस पे उनको प्रॉस्पर करने का मौका मिला, जो कि मेहुल जी भी पॉइंट रख रहे थे। तो टैलेंट की कमी हमारे पास नहीं है, और आईटीज़ में भी बहुत सफिशिएंटली टैलेंटेड लोग हैं जो इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। एक आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई मतलब बाहर से हुई, चाहे वो चैट जीपीटी हो या डीपसीक हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको अडॉप्ट करने में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सक्षम हैं। और एक जो अभी आप चैलेंज की बात कर रहे थे, तो जो एक मुझे मेजर चैलेंज लगता है वो है सॉवरेन एआई, जिसकी अभी आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि जो एआई मॉडल जो बन रहे हैं, उनका जो ट्रेनिंग डाटा आ रहा है वो अलग-अलग देशों से आ रहे हैं। जैसे अगर अब चैट जीपीटी बना तो अधिकतर डाटाबेस जो है वो अमेरिका का है, अगर डीपसीक बना तो अधिकतर डाटाबेस चाइना का है। तो क्या हम अपना एआई मॉडल ऐसा बना सकें जो कि भारत के डाटाबेस, जो भारत की ज़रूरतें हैं, जो भारत के मानदंड हैं, या फिर जो भारत की लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, या फिर जो चर्चाएँ हैं, जो हमारी पुस्तकें हैं, उस पे तैयार हो? तो वो अधिक मेरे ख्याल से सही रहेगा अगर भारत के लिए सॉवरेन एआई, जिसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि भारत जेन वगैरह काम कर भी रही हैं।